तो गाइज आज का जो टॉपिक है वो है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमको क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। ठीक है, देखो गाइज, जो एटम होता है, ठीक है, एटम होता है वो मिलकर बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, किससे मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब जिनसे मिलकर एटम बना हुआ है हमारा। ठीक है, अभी इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन वो होता है निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। इसको ई उसके ऊपर माइनस, ठीक है, ई के ऊपर माइनस, इससे क्या करते हैं? इसको इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं। जो इसकी डिस्कवरी हुई थी, इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी की गई थी, खोजा गया था इलेक्ट्रॉन को, वो खोजा गया था जे थॉमसन के द्वारा। ठीक है, सेकेंड पार्टिकल है हमारा, क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल, वो है प्रोटॉन। प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इसको P प्लस से शो करते हैं, इसका जो सिंबल है वो है P प्लस। और जो इसकी खोज की गई थी, इसको डिस्कवरी की गई थी, वो की गई थी गोल्डस्टीन के द्वारा। किसके द्वारा? गोल्डस्टीन के द्वारा। थर्ड जो सब एटॉमिक पार्टिकल है वो है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है 0। ठीक है, न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ना इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ना इस पर निगेटिव चार्ज होता है। तो ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है। इसको दिखाते हैं हम किससे? 1n0। n के बाईं तरफ ऊपर क्या लगा होता है? 1 लगा होता है, और n के नीचे क्या है? राइट साइड बेस पे 0। तो 1n0 से इसको क्या करते हैं? शो करते हैं। इसका सिंबल क्या है? 1n0। और जो इसकी डिस्कवरी की गई थी, इसको खोजा गया था, वो खोजा गया था चैडविक के द्वारा। ठीक है, ओके। अब देखते हैं हम परमाणु का क्या करेंगे? स्ट्रक्चर हमको क्या देखना है? परमाणु का स्ट्रक्चर। ठीक है, एटम का स्ट्रक्चर देखना में। एटम का स्ट्रक्चर में क्या होता है? एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया। ठीक है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइंटिस्ट द्वारा डिफाइन किया गया कि एटम का स्ट्रक्चर किस प्रकार हो सकता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर मतलब क्या है? ये सब एटॉमिक पार्टिकल है, इनके द्वारा क्या हो गया? बना गया है। इनके द्वारा बना होता है क्या? एटम बना होता है। अब जब इनके द्वारा एटम बना होता है तो हम जो साइंटिस्ट ने क्या किया, इनकी पोजीशन कहाँ होगी, ये किस तरीके से होंगे एटम में, तो इसी चीज को क्या बताया? साइंटिस्ट ने बताया। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने अपने अपने क्या दिए? एटॉमिक मॉडल्स दिए। और इन तो एटॉमिक मॉडल दिए, तो चलिए देख लेते हैं कि किसने कौन सा एटॉमिक मॉडल दिया। तो सबसे पहले जो एटॉमिक मॉडल दिया गया था, वो दिया गया था किसके द्वारा? थॉमसन के द्वारा। तो इसको क्या कहते हैं? थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो थॉमसन ने क्या एज्यूम किया था? थॉमसन ने बोला था कि जो एटम होता है एक वाटरमेलन की तरह। ठीक है, समझो वाटरमेलन की तरह। ठीक है, जिसमें क्या होता है? जो ये रेड रेड पार्ट है, तो ये तो होता है क्या? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, रेड रेड पार्ट होता है, वो होता है पॉजिटिव चार्ज। और जो ये उसके सीड्स होते हैं, बीज होते हैं तरबूज के, ठीक है, जो ये तरबूज के बीज होते हैं, ये क्या होते हैं? ये धसे हुए होते हैं इस पॉजिटिव चार्ज में। और ये जो बीज को उसने क्या माना है? ये बीज को उसने बोला कि ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो मतलब उसने क्या करा? एटम को तरबूज की तरह माना, और उसने बताया कि जो इसमें ये रेड पार्ट होता है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे एटम में। ठीक है, उसने बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, और उसमें क्या? इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं। कैसे धसे होते हैं? जैसे तरबूज के बीज धसे हुए होते हैं। ठीक है, तो थॉमसन ने ये बताया। और दूसरा, थॉमसन ने ये बोला कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है इनमें, ठीक है, ये जितना भी पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, उसी के बराबर निगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स पर होता है। ठीक है, उसी के बराबर निगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स पे होता है, जिसके कारण क्या होता है? ये पॉजिटिव चार्ज और जो निगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं? न्यूट्रल कर देते हैं। मतलब ओवरऑल जो एटम होता है उस पर क्या नहीं होता? चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो मतलब जो थॉमसन है उसने क्या कर लिया है? उसने इलेक्ट्रॉन की खोज कर ली है। लेकिन क्या होता है कि जब और क्या हुआ, और रिसर्च हुआ, तो जो परिणाम आए और रिसर्च से, एक्सपेरिमेंट से, तो ये क्या, जो इसका थॉमसन का मॉडल था वो उन रिजल्ट को समझा नहीं पाया। तो इसके लिए फिर आगे चलकर और मॉडल्स आए। ठीक है, तो नेक्स्ट मॉडल देख लेते हैं। अब जो सेकेंड साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या किया? रदरफोर्ड जानना चाहते थे कि जो एटम है हमारा, उसके भीतर जो इलेक्ट्रॉनों किस प्रकार से व्यवस्थित हैं। लेकिन ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या किया? फिर
उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्रयोग किया, ठीक है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने तेज गति से चल रहे जो अल्फा कण होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या किया उसने, उन्होंने जो ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये देखो ये अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड कराया उसने, ठीक है, इनकी बमबारी कराई उसने। ये क्या है, ये गोल्ड फॉइल है, एक पतली सी गोल्ड फॉइल पे, तो ये गोल्ड के एटम्स है, ठीक है। उसने क्या कराया, जो तेज गति से आ रहे अल्फा पार्टिकल्स थे, ठीक है, उनको टकराया उसने किससे, सोने की पन्नी से, ठीक है, किससे टकराया, सोने की पन्नी से टकराया। तो रदरफोर्ड ने क्या अनुमान लगा रखा था कि जो ये कण है अल्फा कण, ठीक है, ये जब टकराएंगे इससे तो थोड़े से विक्षेपित होंगे, ठीक है, ये क्या होंगे, थोड़े से ही विक्षेपित होंगे। लेकिन जब रिजल्ट आए इस चीज के, इस एक्सपेरिमेंट के जब रिजल्ट आए, तो क्या होता है, जो ये टकराते हैं तो इसमें ज्यादातर जो रहते हैं अल्फा पार्टिकल्स वो डायरेक्टली निकल जाते हैं, ठीक है, डायरेक्टली निकल जाते हैं। और जो कुछ रहते हैं, कुछ अल्फा कण रहते हैं, वो ये जो गोल्ड फॉइल है, गोल्ड की पन्नी है, ठीक है, इससे कुछ छोटे से कोण पे विक्षेपित होते हैं। लेकिन जो कुछ कण और रहते हैं, ठीक है, 12,000 कणों में से एक कण, मतलब लगभग कितना, 12,000 कणों में से एक कण जो रहता है वो डायरेक्टली वापस आ जाता है, ठीक, जब टकराता है गोल्ड फॉइल तो डायरेक्टली उसी एंगल पे वापस आ जाता है। तो जो रदरफोर्ड रहता है वो क्या रहता है, वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये हो क्यों रहा है। तो रदरफोर्ड कहता है कि ये जो परिणाम आ रहे हैं ये उसी प्रकार अविश्वसनीय हैं, ठीक है, ये जो परिणाम है ये उसी प्रकार अविश्वसनीय है जैसे कि आपने 15 इंच के तोप के गोले को, 15 इंच के तोप के गोले को एक टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारा और वह लौटकर आपको ही चोट पहुंचा रहा हो। तो सोचो उसने क्या सोचा था और क्या हुआ, ठीक है। तो आपको भी हो रहा होगा, हैरानी हो रही होगी कि इतनी पतली सी पन्नी पे जब इतनी भारी चीज मारेंगे और वो क्या कर रहा है, उस डायरेक्टली क्या हो रहा है, वापस आ जा रहा है। आ रही बात समझ में। तो पन्नी टूट नहीं रही, पन्नी से टकरा के वापस आ जा रहा है, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से जो रदरफोर्ड था उसने क्या क्या परिणाम निकाले, ठीक है, उसने क्या क्या परिणाम निकाले। पहला जो परिणाम है वो है कि परमाणु के भीतर, कि जो परमाणु के भीतर अधिकतर भाग है, जो परमाणु के भीतर अधिकतर भाग है वो अल्फा कण, क्या हुआ, वो अल्फा कण को क्या कर देता है, डायरेक्टली पास करवा देता है। मतलब कि जो ज्यादातर भाग है उसका क्या है, खाली है, ठीक है, क्योंकि अल्फा कण विक्षेपित ही नहीं हो, डायरेक्टली पार हो गया वहां से, ठीक है। तो यहां से क्या पता चला हमें कि जो एटम है उसका जो ज्यादातर भाग है वो क्या है, खाली है। जो दूसरा निष्कर्ष निकाला उसने बताया कि जो बहुत ही कम कण है, ठीक है, जो बहुत ही कम कण थे वो क्या हुआ था, वो अपने मार्ग से विक्षेपित हुए थे। मतलब अपने मार्ग से क्या हुए थे, विक्षेपित हुए थे। इससे क्या पता चलता है कि जो परमाणु में धनावेशित भाग है, ठीक है, परमाणु में क्या है, धनावेशित भाग है, वो क्या है, वो बहुत ही कम है, ठीक है, परमाणु में जो धनावेशित भाग है वो बहुत ही कम है, ठीक है। और जो उसने तीसरा निष्कर्ष निकाला वो था किससे, जो 180 डिग्री पे अल्फा कण आए थे वापस, ठीक है, 12,000 में से केवल एक ही आ पा रहा था, एक ही कण वापस आ रहा था। रिजल्ट में उसका क्या है कि 12,000 में से केवल एक ही कण वापस आ रहा था, ठीक है। तो इससे उसने क्या निष्कर्ष निकाला, इससे उसने निष्कर्ष निकाला कि जो सोने के परमाणु है उसका पूर्ण धनावेशित भाग है जो, और द्रव्यमान, पूर्ण धनावेशित भाग है और जो द्रव्यमान है किसका, जो मास है किसका, एटम का, गोल्ड एटम का, वो क्या है, एक बिल्कुल सीमित, मतलब एक सीमित क्या है, भाग, परमाणु के भीतर एक सीमित भाग है जो बहुत ही कम आयतन का है, ठीक है, और पूरा द्रव्यमान उसका वहीं पर है। तो उसने क्या बताया, उसने उस जगह को बोला कि वो है न्यूक्लियस, ठीक है, नाभिक। उसने बोला कि वो न्यूक्लियस है, नाभिक है। रदरफोर्ड ने क्या खोज लिया, रदरफोर्ड ने खोज लिया है न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये सब बताने के बाद अब उसने क्या कर दिया, उसने अपना मॉडल पेश कर दिया। मॉडल में क्या बोलता है वो, मॉडल में बोलता है वो कि जो क्या है, परमाणु है, पहला उसने क्या बताया, जो परमाणु है उसका केंद्र, परमाणु का केंद्र, परमाणु का जो केंद्र होता है, ठीक है, वो क्या होता है, धनावेशित होता है, धनावेशित होता है। और उसने इसको नाम दिया क्या,
इसको नाम दिया उसने नाभिक। ठीक है, तो उसका केंद्र होता है जो परमाणु का, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसको नाम दे दिया उसने नाभिक। उसने क्या कहा कि जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, इस नाभिक में ही निहित होता है। ठीक है, जो सेकंड बताया उसने कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ्स, किसमें, सर्कुलर पाथ्स में क्या करता है, चक्कर लगाते हैं किसके चारों ओर, नाभिक के चारों ओर। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं नाभिक के चारों ओर। और जो नाभिक होता है, नाभिक का जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है, किसकी तुलना में, परमाणु की तुलना में। तो जो नाभिक होता है वो परमाणु की तुलना में बहुत ही छोटा होता है, किसमें, साइज में। ठीक है, तो ये किसने बोला, ये सब बताया हमें रदरफोर्ड के मॉडल ने। ठीक है, अब जो नेक्स्ट मॉडल है वो है बोर का परमाणु मॉडल। तो देख लेते हैं बोर क्या कहता है कि कैसा होता है परमाणु का मॉडल। ठीक है, तो बोर ने कहा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं। जैसे पहले एक कक्षा ये है, ठीक है, दूसरी कक्षा ये है, तो ये निश्चित कक्षाएं हैं। तो बोर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है कुछ निश्चित कक्षाओं में ही, निश्चित इनको बोलते हैं क्या, ऑर्बिट या सेल। ठीक है, तो ये कुछ निश्चित कक्षाओं या सेल में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं कहते हैं। तो बोर कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में चक्कर लगा रहा होता है, ठीक है, जब इन कक्षाओं में चक्कर लगा रहा होता है तो उसकी एनर्जी में क्या नहीं होता, उसकी एनर्जी में लॉस नहीं होता। ठीक है, उसकी एनर्जी में लॉस नहीं होता और वो चक्कर लगाता ही रहता है। ठीक है, तो उसने क्या बताया, जो उसने कक्षाएं बताई, तो अगर पहली कक्षा है तो पहली कक्षा को उसने बोला के, ठीक है, दूसरी कक्षा को उसने बोला एल, तीसरी कक्षा को उसने बोला एम, चौथी को एन। ठीक है, तो इस प्रकार आगे कक्षाएं बढ़ती जाएंगी और ये उनके नाम होते जाएंगे। ठीक है, तो हमको 4 तक की याद रखने की जरूरत है। अब देख लेते हैं कि जो कक्षाएं होती हैं, इनको उसने कहा कि ये क्या होते हैं, ये एनर्जी लेवल्स होती हैं। ये जो सेल्स हैं इनको क्या बोला उनने बोला एनर्जी लेवल। प्रत्येक जो ऑर्बिट है, जो सेल है, उसकी अपनी अलग एनर्जी होती है। ठीक है, जैसे जैसे बाहर न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, ये न्यूक्लियस है। जैसे जैसे इससे दूर जाते जाएंगे तो ये जो सेल है हमारे, ठीक है, जो कक्षाएं हैं उनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। जैसे फर्स्ट वाला है के वाला है, ठीक है, तो के वाले की एनर्जी कम होगी, फिर एल की उससे ज़्यादा, एम की उससे ज़्यादा, एन की उससे भी ज़्यादा। तो ठीक है, तो एनर्जी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो विभिन्न कक्षाएं हैं, जो सेल्स हैं, डिफरेंट सेल्स, ठीक है, इनमें हम इलेक्ट्रॉन कैसे भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को। देखो कक्षाएं क्या थी हमारे पास, के, एल, एम और एन। ठीक है, तो जब एक होता है तो के बोलते हैं, 2 को एल, 3 को एम, 4 को एन बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार भरेंगे, तो इसके लिए जो बोर थे और जो बरी था, 2 साइंटिस्ट थे, बोर और बरी। ठीक है, दोनों ने एक स्कीम बताया, एक रूल बताया ऐसे ही जनरली। ठीक है, तो जो बोर और बरी थे, ठीक है, उन्होंने एक जनरल रूल दिया 2n²। ठीक है, 2n² दिया। तो n क्या होता है, n यहाँ पे जो ये है 1 2 3 4। तो इन्होंने बताया कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं इन सेल्स में। ठीक है, तो n = 1 रखेंगे, जब तो n = 1 रखेंगे तो 2 × 1², तो कितना आ जाएगा, 2 × 1 = 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो के सेल होता है उसमें कितने बढ़ सकते हैं हम, 2 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ सकते हैं हम। अब एल सेल की बात आती है, एल सेल में देखते हैं, एल सेल में कितने बढ़ सकते हैं हम, 2 × 2²। ठीक है, 2 × 2² तो कितना हो गया, 2 × 8। तो के जो एल सेल है हमारे पास उसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं। एम सेल देखते हैं, एम सेल में कितने बढ़ सकते हैं, 2 × 3²। तो 2 × 9 तो कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं। और जो n = 4 है, ठीक है, n = 4 है, तो उसके लिए क्या, n सेल, तो n सेल में कितने बढ़ सकते हैं हम, 2 4², तो 2 × 16 तो कितना हो गया, 10 2 जा 32, तो 32। तो n सेल में हम 32 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये किसने बताया, बोर बरी ने बताया हमें।
अब देखो जैसे हमारे पास क्या है, कार्बन है, तो कार्बन का कैसे होगा, कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है, अभी बताऊंगा मैं आपको एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है। तो इसके कितने हो गए, 2 और 4, तो इसके कितने हो गए, इसके इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो कार्बन, फिर आता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन, फिर आता है नियोन, ठीक है। नियोन का होता है 10, तो नियोन का 10 होता है। तो इसको इस प्रकार भर सकते हैं, देखो 2 और 8, तो इसका आ गया 2 8। तो ये वाला कौन सा है, ये के सेल है, ये एल सेल है। तो आई बात समझ में आपको। तो इसमें क्या होता है, नियोन है, जैसे ये हो गया। अब ऐसे में अगर आर्गन की बात करूँ, ऑर्गन में हो जाएगा 2 8 और 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ऑर्गन होता है 18, ठीक है। तो जो बोरबरी था उन्होंने बोला था सेकंड चीज, उन्होंने सेकंड चीज बताई थी हमें कि जो आउटर मोस्ट सेल होगा, जो आउटर मोस्ट सेल होगा, आउटर मोस्ट सेल में क्या होगा, आउटर मोस्ट सेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे सकते तो 8 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ठीक है। जैसे हमने अभी देखा ऑर्गन 18, तो इसका आउटर मोस्ट में कितना आ रहा है, 2 8 और 8, कितना हो गए, 2 और 8 10 और 8 18। आउटर मोस्ट में कितना आ रहा है, इसके 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो यही बोला था बोर और बरी ने कि सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 6 हो सकती है, ठीक है। तो ये बोर बरी ने हमें बोला था। देखो गाइस, जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर, ठीक है, परमाणु संख्या क्या होता है, परमाणु संख्या होता है कि जो कोई एटम है, जैसे मैंने ले लिया हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम को हम लिख सकते हैं बेस पे उसके लिखते हैं ऐसे, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम के इस प्रकार से लिखते हैं हम। तो इसमें क्या है, जो ये 1 है, ये क्या बताता है, एटॉमिक नंबर बताता है। तो जो ये 1 है, ये एटॉमिक नंबर बता रहा है। तो ये होता क्या है, एटॉमिक नंबर होता क्या है, तो एटॉमिक नंबर होता है एटम में जितने क्या होते हैं, जितने होते हैं प्रोटॉन, एटम में प्रोटॉन्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एटम, तो जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है या परमाणु संख्या होती है, वो क्या होती है, जिस एटम में क्या होता है, जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उतने क्या होते हैं, उसकी एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, क्योंकि क्या होता है इसमें जो हमारा क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 1 है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, क्योंकि प्रोटॉन 2 हैं। लिथियम का 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फॉस्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18। तो ये क्या है, एटॉमिक नंबर से। तो ये याद भी करने हैं हमें, ठीक है, किसका कौन सा एटॉमिक नंबर होता है, हमें लाइन वाइज से याद करना है इसको। अब देखो एटॉमिक नंबर पता चल गया ना हमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, जितने किसी एटम में प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, वही उसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। अब सेकंड हमारे पास द्रव्यमान संख्या या मास नंबर। देखो मास नंबर क्या होता है, अब हमें पता है कि जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस होता है वो बना होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से, ठीक है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से हमारा क्या बना होता है, न्यूक्लियस बना होता है। तो इन दोनों को और क्या कहते हैं, इन दोनों को कंबाइनली कहते हैं न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। इन दोनों को कंबाइनली क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये निकल के आता है हमारे पास, तो इसको कहते हैं हम कितना, ये निकल के आता है जो उसको कहते हैं हम मास नंबर, ठीक है, मास नंबर। तो मास नंबर क्या हो गया, द्रव्यमान संख्या क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो ये निकल के आएगा जो हमारे पास यहाँ से, उसको ए से डिनोट करते हैं और इसको कहते हैं हम मास नंबर। तो देखो जैसे इसमें है, हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं, देखो हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम, तो कितना 1 ही आता है, ठीक है। लेकिन अब हीलियम में देखते हैं, हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसके लिए मास नंबर जो आएगा 2 + 2 = 4 आ जाएगा, ठीक है। इसका मास नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे लिथियम के लिए देखते हैं, लिथियम का 3 प्रोटॉन होते हैं, 4 न्यूट्रॉन होते हैं, तो 4 और 3 7, तो कितना आ गया इसका मास नंबर, 7 आ गया। जैसे अब बेरिलियम है, बेरिलियम में 4 प्रोटॉन और 5 न्यूट्रॉन होते हैं, तो 5 और 4 9, मास नंबर कितना हो गया, 9 हो गया। ऐसे ही बोरोन में
जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं 5 होते हैं, न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं 6 होते हैं, तो 6 और 5 11, तो 11 क्या हो गया इसके मास नंबर हो गया इसका। कार्बन में देखो 6 होते हैं प्रोटॉन और 6 होते हैं न्यूट्रॉन, तो इसका मास नंबर कितना हो गया, इसका मास नंबर हो गया 12। ठीक है, नाइट्रोजन में 7 और 7 14, ठीक है, ऑक्सीजन में 8 और 8 16। आई बात समझ में। क्लोरीन में 9 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन, तो 10 और 9 19, 19 क्या हो गया इसका मास नंबर हो गया। तो देखो इसको हम डिनोट किस प्रकार से करते हैं वो देख लेते हैं। देखो जैसे ऑक्सीजन था, तो ऑक्सीजन का मास नंबर कितना था, मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, मास नंबर को किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। तो ए क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को किससे डिनोट करते हैं हम, नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो वही होता है जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वही एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं हम जेड से। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो अब डिनोट कैसे करते हैं किसी भी, देखो किसी को डिनोट किस प्रकार से कर सकते, किसी एटम को डिनोट किस प्रकार, तो सिंबल, तो एटम का सिंबल, ठीक है, एटम का सिंबल आएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके यहाँ पे आएगा हमारा, यहाँ पे लिख दूंगा उसका एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे आ जाता है उसका ऊपर मास नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैसे किस प्रकार, जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का हमने बोला था, ऑक्सीजन क्या होता है, ओ से डिनोट करते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है 8 एटॉमिक नंबर होता है, और 8 इसका क्या होता है, कितना होता है 16 क्या होता है इसका मास नंबर होता है, तो 16 क्या होता है इसका मास नंबर होता है। आगे बात समझ में। तो जो ऑक्सीजन हो गया उसका एटॉमिक नंबर तो 8 होता है और मास नंबर 16 होता है। जैसे कार्बन हो गया, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और मास नंबर कितना होता है 12 होता है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं हम डिनोट करते हैं किसी एटम को। आई बात समझ में, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट टॉपिक है जो है हमारा समस्थानिक, इसको बोलते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, तो ये होता क्या है, देखो अब कुछ एलिमेंट्स इस प्रकार से होते हैं, ठीक है, जिनका क्या होता है, प्रोटॉन तो जिनमें सेम रहते हैं, प्रोटॉन्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, लेकिन उसमें जो न्यूट्रॉन्स रहते हैं वो रहते हैं डिफरेंट। क्या रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं। तो देखो हमने बोला था जब प्रोटॉन क्या बताता, मैं एटॉमिक नंबर बताता है, प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर बताता है, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या बताता है, इससे हमारा अब न्यूट्रॉन से क्या डिसाइड होगा, इससे डिसाइड होगा हमारा कि उसका क्या है, मास नंबर क्या है, उसका मास नंबर क्या है। तो देखो अब जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है 0 न्यूट्रॉन होता है, लेकिन ऐसे ही एक और मिलता है हमें ड्यूटेरियम। ठीक है, उसमें 1 प्रोटॉन होता है लेकिन न्यूट्रॉन उसमें होते हैं 2। ठीक है, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो जब 1 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन हो जाएंगे, देखो 2 न्यूट्रॉन नहीं, 1 न्यूट्रॉन। ठीक है, पहले क्या था, 1 भी न्यूट्रॉन नहीं था, तो अभी इसमें आ जाएगा 1 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो 1 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन तो कितना हो गया, इसका 2 हो गया, तो मास नंबर 2 हो जाएगा। ऐसे ही ट्राइटियम, ठीक है, प्रोटियम इसको बोलते हैं, प्रोटियम इसको ड्यूटेरियम इसको ट्राइटियम। आई बात समझ में। तो देखो क्या होता है, जब क्या होगा, एटॉमिक नंबर तो 1 ही रहेगा, मतलब 1 ही प्रोटॉन रहेगा, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन क्या हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, 2 न्यूट्रॉन हो जाते हैं, तो 2 और 1 3, तो इसका मास नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनमें प्रोटॉन तो सेम होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। आई बात समझ में, तो उनको क्या कहते हैं हम, आइसोटोप्स कहते हैं। ऐसे ही कार्बन भी होता है। देखो कार्बन का क्या होता है, एक तो होता है कार्बन 12, मतलब 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। ठीक है, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। एक होता है कार्बन 14, ठीक है, जिसमें 6 प्रोटॉन होते हैं लेकिन 8 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, 6 प्रोटॉन बट 8 न्यूट्रॉन। तो ये क्या हो गए, ये दोनों हो गए कार्बन के आइसोटोप, ये हो गए हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। आई बात समझ में। ऐसे ही एक और होता है, किसका देखते हैं हम, देखो क्लोरीन का। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 और 35 मास नंबर। तो क्या हो गया इसमें, 17 तो हो गए प्रोटॉन और
18 होते हैं न्यूट्रॉन। आई बात समझ में। फिर एक और होता है क्लोरीन 17, मतलब 17 प्रोटॉन और 37 इसका मास नंबर होता है। तो कितना, 17 दूनी 34, तो 7 और 3 20 क्या होता है इसमें, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्लोरीन के आइसोटोप्स हो गए। आ गई बात समझ में। तो आइसोटोप क्या होते हैं, प्रोटॉन तो सेम होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। तो उनको कह लेंगे हम या आइसोटोप्स या समस्थानिक। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो कुछ यूज देख लेते हैं कि इनका यूज किस चीज में किया जाता है। तो देखो सबसे पहला है कि जो यूरेनियम का होता है, यूरेनियम का आइसोटोप होता है, यूरेनियम आइसोटोप। ठीक है, यूरेनियम का आइसोटोप होता है, उसका यूज किया जाता है ईंधन के रूप में। किस के रूप में, ईंधन के, फ्यूल के रूप में। कहाँ, परमाणु भट्टी में, एटॉमिक रिएक्टर में, कि जिससे क्या हो सके, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो यूरेनियम का आइसोटोप होता है उसका यूज करते हैं एटॉमिक रिएक्टर में। किसके रूप में, फ्यूल के रूप में, ताकि हमें क्या मिल सके, इलेक्ट्रिसिटी, हमें क्या मिल सके, वहां से एनर्जी मिल सके। आई बात समझ में। तो सेकंड जो यूज होता है आइसोटोप्स का, वो होता है कोबाल्ट के आइसोटोप का। कोबाल्ट होता है CO, तो इसका आइसोटोप होता है एक। ठीक है, तो उसका यूज किया जाता है किस चीज के लिए, कैंसर के इलाज के लिए। किसके लिए, कैंसर के इलाज के लिए, कैंसर के इलाज के लिए। ठीक है, और जो तीसरा होता है, जो आयोडीन का क्या होता है, आयोडीन का आइसोटोप होता है, उसका यूज होता है, आयोडीन के आइसोटोप का यूज होता है घेंगा रोग, घेंगा रोग होता है ना, घेंगा रोग के इलाज में। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। तो यूरेनियम का कहाँ होता है, एटॉमिक रिएक्टर में, और जो कोबाल्ट का आइसोटोप होता है उसका कैंसर के इलाज में, और जो आयोडीन का आइसोटोप होता है उसका घेंगा रोग के इलाज में। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टॉपिक आता हमारे पास संभारिक। संभारिक देखो, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोबार्स मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट। नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट मतलब क्या हो गया, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट मतलब एटॉमिक नंबर डिफरेंट। और मास नंबर, मास नंबर सेम। ठीक है, और मास नंबर क्या होता है, सेम होता है। तो देखो क्या होता है इसमें, देख लेते हैं। देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जो हमारे सिलेबस में दिया है, कैल्शियम। कैल्शियम क्या है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है 20 होता है, यस 20 होता है। ठीक है, 20 होता है। और आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18। ठीक है, कैल्शियम का 20 होता है, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है, AR से डिनोट करते हैं, 18 होता है। ठीक है, और दोनों ही जो क्या है, एलिमेंट्स है, दोनों ही एलिमेंट्स का जो मास नंबर होता है वो क्या होता है, वो होता है 40। तो मतलब क्या समझ में यहाँ से, कि जो प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, वो तो डिफरेंट होगा। मतलब इसमें 20 प्रोटॉन्स है, इसमें 18 प्रोटॉन्स है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर तो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। बट जो मास नंबर है 40 वो क्या है, सेम है। तो इस प्रकार के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं हम, उनको कहते हैं हम आइसोबार्स या संभारिक। ठीक है, तो गाइज इस चैप्टर के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो उसमें क्या करेंगे, हम इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सबको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय।